नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गलवान में पीछे हटी चीनी सेना, टेंट सामान गायब, नई सैटेलाइट इमेज में दिखे हैं सबूत। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले करीबन 2 महीने से जारी विवाद अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत के बाद बॉर्डर पर चीनी सेना ने अपने कैंप को पीछे कर लिया है। इसकी गवाही अब सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरें भी दे रही है। 6 जुलाई को ली गई तस्वीरें दिखा रही है कि जिस जगह पर पहले चीनी सैनिकों ने कैंप जमाया हुआ था, अब वो खाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच बातचीत में ये तय हुआ था कि चीनी सेना मौजूदा जगह से पीछे हटेगी और फेज 1 के हिसाब से सैनिकों को हटाया जाएगा, जिसके बाद चीनी सेना गलवान घाटी से करीबन 1 किलोमीटर तक पीछे हट चुकी है। सैटेलाइट इमेज के अनुसार पेट्रोल पॉइंट 14 से चीनी सेना के टेंट, व्हीकल्स और अन्य साजो सामान हट चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मैक्सर टेक्नोलॉजी के द्वारा ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में पिछले कुछ दिनों में लद्दाख सीमा पर हुए बदलाव को देखा जा सकता है। पहले गलवान नदी के पास, जहां पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, वहां पर चीनी सेना ने अपने टेंट जमा लिए थे। आपको बता दें कि भारत इसी का विरोध कर रहा था, लेकिन अब जब नई तस्वीरों को देखा गया है तो ये इलाका पूरी तरह से खाली है। अब कोई भी चीनी टेंट सिर्फ चीन वाले इलाके में ही दिख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे होटल और लॉज, इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार राज्य में मिशन बिगिन अगेन के 5वें चरण में लॉकडाउन के नियमों में लगातार छूट दे रही है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के होटल, लॉज और अतिथि गृहों को अपनी कुल क्षमता के 33% क्षमता के साथ आज से खुलने के नए आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि रेस्टोरेंट के लिए अभी और इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बुधवार से होटल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल के होटलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि तिब्बत मामले में अमेरिका का चीन को झटका, लगाया नया प्रतिबंध। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के लिए सिरदर्द बने चीन को अमेरिका ने एक बार फिर से झटका दिया है। भारत के साथ सीमा विवाद में उलझे चीन के लिए नई मुसीबत खड़ी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट के तहत चीनी अधिकारियों के एक समूह के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पोम्पियो ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंधन की घोषणा की गई है। ये अधिकारी विदेशियों की तिब्बत तक पहुँच को प्रतिबंधित करने में शामिल थे। दोस्तों, आपको बता दें कि पोम्पियो ने कहा कि चीन अमेरिकी राजनयिकों और अन्य अधिकारियों, पत्रकारों और पर्यटकों द्वारा तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र और अन्य तिब्बती क्षेत्रों की यात्रा में लगातार बाधा डाल रहा है, जबकि चीनी अधिकारियों और अन्य नागरिकों संयुक्त राज्य अमेरिका तक आने की पूरी छूट थी। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंधों की घोषणा कर रहा है, जो तिब्बती क्षेत्रों में विदेशियों के लिए पहुंच से संबंधित नीतियों के निर्माण या निष्पादन में काफी हद तक शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि पोम्पियो ने यह भी कहा कि अमेरिका चीन और विदेशों में स्थायी आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और तिब्बती समुदायों की मानवीय स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना जारी रखेगा। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हरियाणा में 8वीं कक्षा की भी होगी बोर्ड परीक्षा, सरकार ने लगाई प्रस्ताव पर मुहर। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में अब 8वीं कक्षा की भी बोर्ड की परीक्षाएं करवाने के प्रस्ताव पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी को पत्र भेजा है। अब अगले सत्र से 8वीं की भी बोर्ड परीक्षाएं होंगी। 2020-21 के सत्र में 8वीं कक्षा को भी बोर्ड के दायरे में लाया गया है। 25 जून को सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण अगर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 8वीं की बोर्ड परीक्षा संभव नहीं हुई तो अगले शैक्षणिक सत्र से प्रभावी तौर पर इसे लागू किया जाएगा। अंतिम फैसला सरकार पर निर्भर करेगा कि इस सत्र में सिलेबस पूरा होने पर बोर्ड परीक्षा करानी है या अगले सत्र में। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि WHO ने हवा से महामारी के फैलने की बात स्वीकारी, कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंगलवार को हवा से महामारी संक्रमण के फैलने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। WHO ने दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा महामारी के हवा से फैलने के सबूत को स्वीकार किया है। वैज्ञानिकों के एक समूह ने WHO से महामारी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है।
दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को प्रकाशित एक खुले पत्र में 32 देशों के कम से कम 239 वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण दिए कि हवा में मौजूद महामारी के नन्हे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने WHO से महामारी के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने के आग्रह किया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी कंपनियों को वापस भेजने की तैयारी में है भारत। इनसे जुड़े 50 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि चीन से चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार नई स्क्रीनिंग पॉलिसी के तहत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। राइटर्स के मुताबिक सरकार चीनी कंपनियों से जुड़े लगभग 50 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अप्रैल में नए नियमों का ऐलान किया था। इन नियमों के तहत पड़ोसी देश में स्थित संस्थाओं द्वारा सभी निवेश को, चाहे ये इन्वेस्टमेंट नया हो या अतिरिक्त धन के लिए हो, केंद्र की मंजूरी की जरूरत होगी। इन निवेशकों में चीन सबसे बड़ा है। भारत के नए नियमों की चीनी निवेशकों और बीजिंग ने कड़ी आलोचना की है और इसे नीतिगत भेदभाव बताया है। आपको बता दें कि नए निवेश नियमों का उद्देश्य महामारी संकट के दौरान अवसरवादी अधिग्रहण को रोकना है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उद्योग जगत से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि दोनों के संबंधों में गिरावट और पिछले महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प मंजूरी में देरी होने का मुख्य कारण हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सीमा विवाद से जुड़े निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव पर कहा कि कई तरह की मंजूरी की जरूरत होती है, हम थोड़ा और सतर्क हो रहे हैं। हालांकि सूत्रों ने उन कंपनियों के नाम बताने से इनकार कर दिया जिनके निवेश गोपनीय मंजूरी के कारण अटके हुए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम की ताजा खबरों को। दिल्ली में बारिश से बदला मौसम, गुजरात में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात, मुंबई और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मंगलवार को मानसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र, कच्छ में मानसून अपने पूरे जोर पर है, जिससे कि इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में तेज बारिश की आशंका है। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों में और बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में मौसम सुहावना बना रहा, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश हुई और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हुई। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कि गाँव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। NDRF की 6 टीमों को सौराष्ट्र क्षेत्र में और 3 टीमों को दक्षिण गुजरात में तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अहमदाबाद केंद्र ने कहा है कि सौराष्ट्र, कच्छ में मानसून की वजह से भारी बारिश हुई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रोजगार छीनने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथों। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वैसे तो पार्टी पहले भी कई बार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर ये बोल चुकी है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने विदेशों में अपनी नौकरी खोने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर केंद्र को निशाना बनाया है। विदेशों में भारतीयों की दुर्दशा को लेकर पार्टी ने कहा कि सरकार देश के लिए विलक्षण और विशिष्ट रूप से विनाशकारी साबित हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के लिए विलक्षण और विशिष्ट रूप से विनाशकारी साबित हुई है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से यह देश को सभी सामाजिक आर्थिक सूचकांकों पर लगातार नीचे लेती गई है और खास तौर से पिछले 3 महीनों में जब महामारी का कहर शुरू हुआ है, सरकार द्वारा लिए गए फैसले विचाराहीन और नासमझी वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को लेकर मनीष सिसोदिया का स्कूलों को आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को आदेश जारी किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो मई 2020 से पहले अपने काम पर वापस आ गए हैं, उनकी सेवाएं जारी रखी जाए। सभी को स्कूल से ही टीचिंग, लर्निंग और अन्य कामों में सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने फटकार लगाते हुए कहा कि दिशा निर्देश के बावजूद बहुत से स्कूल नए टीचिंग और लर्निंग प्लान को क्रियान्वयन करने में शामिल नहीं हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि नया टीचिंग और लर्निंग प्लान सिर्फ कुछ वर्कशीट भेजने और ऑनलाइन क्लासेस लेने तक ही सीमित नहीं है। ये एक व्यापक प्रयास है जिसके जरिए हर विद्यार्थी से संपर्क में रहा जा सके। इसके अलावा विद्यार्थी क्या कर रहा है और घर पर पढ़ाई करने में अगर उसे कोई सहायता चाहिए तो दी जा सके। ये तभी संभव है जब स्कूल के सभी टीचर्स को निजी तौर पर कुछ बच्चों की जिम्मेदारी दी जाए, इसलिए सभी टीचर्स को इसके क्रियान्वयन में शामिल करना जरूरी है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, महामारी या चुनाव, बिहार में किससे डर रहे हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है।
वहीं महागठबंधन का संभावित चेहरा माने जा रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महामारी संक्रमण के बीच चुनाव कराने के पक्ष में नहीं दिख रहे, बल्कि उसे टालना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी को महामारी या फिर चुनाव, किससे डर लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि यह समय चुनाव का नहीं है, जहां पूरा बिहार महामारी के कारण बदहाल है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव को लेकर क्यों परेशान हैं? मुख्यमंत्री चाहते हैं कि महामारी काल में बिहार विधानसभा चुनाव हो। तेजस्वी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जुलाई महीने में जो हालात हैं, इससे ज्यादा बदतर अगस्त और सितंबर में होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को चुनाव से ज्यादा लोगों की फिक्र होनी चाहिए। महामारी के ऐसे गंभीर समय में नीतीश कुमार चुनाव को लेकर जितने बेचैन हैं, वह उनकी परेशानी को दिखाता है। नीतीश को डर है कि कहीं चुनाव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन न लग जाए और इसका नुकसान न उठाना पड़ जाए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगली समाचार को। महामारी काल में आया पॉलिटिकल मास्क, अब इससे चुनाव प्रचार की है तैयारी। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी काल में सेहत की सुरक्षा के लिए कवच बना फेस मास्क लगातार नए नए रंग में सामने आ रहा है। शुरुआती दौर में यह मेडिकल उपकरण के तौर पर था। कुछ अरसा गुजरा तो मास्क पर फैशन का रंग चढ़ा और अब विधानसभा चुनाव के असर में मास्क राजनीतिक रंग लेने लगा है। आपको बता दें कि राजनीतिक दल मास्क को प्रचार सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। नतीजा है कि गमछा और टी शर्ट के साथ अब मास्क भी राजनीतिक दलों के पसंदीदा रंग और चुनाव चिन्ह के साथ बाजार में आने लगा है। प्रत्याशी अब अपने चेहरे पर जो मास्क लगाकर जाने की तैयारी में है, उस पर उनका चुनाव चिन्ह छपा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी साल में राजद, जदयू, लोजपा समेत सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाले मास्क तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। आपको बता दें कि इस महामारी काल में मास्क और गमछे की डिमांड बढ़ी है। विभिन्न दलों से जुड़े लोग पार्टी के रंग और चुनाव चिन्ह के हिसाब से मास्क के ऑर्डर दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, मुफ्त में होगा महामारी मरीजों का इलाज। दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना में महामारी के मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्टेट डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास ने बताया कि महामारी के गंभीर लक्षण वाले मरीज सीधे ही गांधी अस्पताल का रुख कर सकते हैं। राज्य सरकार ने वहां उनके उपचार और प्रबंधन की विस्तृत व्यवस्था की है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। आवश्यकता के आधार पर मरीजों को बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके अलावा अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE और दवाएं उपलब्ध हैं। लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यूपी की कानून व्यवस्था पर हमलावर प्रियंका वाड्रा को योगी सरकार ने दिखाया आंकड़ों का आईना। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा योगी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। वह लगातार ट्वीट कर रही हैं और अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया है। मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों का जिक्र करते हुए अपराध में यूपी को टॉप पर बताया। तो योगी सरकार की ओर से बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के आंकड़ों सहित पूरी रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें टिप्पणी है कि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति अपराध नियंत्रण में अच्छी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, MP में मंत्रियों में विभागों के बंटवारे को लेकर कितने दमदार हैं सिंधिया, आज खुलेगा राज। दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रियों में विभागों के बंटवारे की मत्थापच्ची पूरी करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार सुबह दिल्ली से भोपाल लौट आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि वापसी के साथ ही वे अपने मंत्रियों को विभाग बांट देंगे, लेकिन उन्होंने बंटवारे को एक दिन और टाल दिया। स्टेट हैंगर पर उतरते ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अभी एक दिन और काम करने की बात कही। इसके बाद दोपहर में उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ करीबन 40 मिनट इसी मुद्दे पर मंथन किया। बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली से मिली गाइडलाइन से दोनों को अवगत करा दिया है और अब बुधवार को विभागों का बंटवारा तय माना जा रहा है। इसी में ये पता चलेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने दमदार रहे। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पवार ने कहा कि जवानों का हौसला बढ़ाने 1962 में नेहरू LAC पर गए थे। PM मोदी ने भी तो यही किया। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर लगभग 2 महीने तक तनातनी चली। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही। गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के अग्रिम मोर्चे नीमू पर जाकर सैनिकों को संबोधित किया और अस्पताल पहुंचकर गलवान की झड़प में घायल सैनिकों का हालचाल जाना।
दोस्तों आपको बता दें कि पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए नीमू को टूरिस्ट प्लेस बताया था, लेकिन महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की राय बिल्कुल ही जुदा है। पीएम मोदी के लेह दौरे को शरद पवार ने सैनिकों को प्रेरित करने वाला कदम बताया है। समाचार एजेंसी के अनुसार शरद पवार ने कहा कि 1962 के दौरान चीन से हारने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी एलएसी पर गए थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोट